नमस्कार। आज की कहानी है सास के एक प्लेट हलवा का तमाशा। घर में देसी घी के हलवे की खुशबू आ रही है। मेरे पीठ पीछे तुमने देसी घी का हलवा बनाया है और ये क्या, नौकरों को भी खिला रही हो? बहू हलवे की प्लेट को हाथ से छुड़ाकर आंगन में फेंकते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में देसी घी का हलवा बनाकर खाने की? अगर इतना ही हलवा खाने का शौक है तो वापस गांव चले जाओ। फिर जो मनमानी करना है उधर करते रहना, चाहे हलवा खाना चाहे गोबर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे घर में देसी घी का हलवा बनाकर मैं नहीं खाने दूंगी। दरअसल आज सुशीला जी और राम किशन जी अपने बहू बेटी के घर आए हैं, लेकिन घर आते ही बहू बेटी तैयार होकर के ऑफिस की पार्टी के लिए तैयार हैं और सुशीला जी से कह दिया कि आज रसोई में कुछ भी नहीं पकेगा, हम लोगों को ऑफिस की पार्टी में जाना है, उधर ही खाना खाएंगे। बेटा फिर हम क्या खाएंगे? हमने पूरे रास्ते कुछ नहीं खाया है, इतना लंबा रास्ता था। अरे माँ, रास्ते के लिए तुमने पूरियाँ तो बनाई होगी, उन्हीं को अचार से खा लो, अब जो भी बनेगा कल ही बनेगा। इतना कहकर बेटे बहू अपनी पार्टी के लिए निकल गए। आते ही बहू बेटे के घर में ऐसा व्यवहार देखने को मिलेगा, सुशीला जी और राम किशन जी ने उम्मीद ना की थी। आज सुशीला जी और राम किशन जी को बेटी बहू के घर में आए हुए महीने भर से ऊपर बीत गया है। किसी बात को लेकर बेटा सुशीला जी पर भड़क गया था, जिसकी वजह से कमरे का माहौल बड़ा ही तनावपूर्ण है। कमरे के तनावपूर्ण माहौल को हल्का बनाने के लिए राम किशन जी सुशीला जी से कहते हैं, अरे भगवान, कब तक ऐसे मुंह लटका कर बैठी रहोगी? जाओ रसोई से कुछ मीठा बनाकर मेरे लिए ले आओ। आखिरकार आज हमारी शादी की 50वीं सालगिरह है, ऐसे फीकी फीकी तो नहीं जानी चाहिए। रसोई बहू की है और बिना बहू की परमिशन के मैं रसोई में कुछ नहीं बना सकती। यह बात तुम भी अच्छे से जानती हो, फिर हलवा बनाने के लिए क्यों कह रहे हो? रोज की बात अलग है भगवान, आज तो हमारी शादी की सालगिरह है, तो क्या तुम बहू की रसोई में एक दिन हमारे लिए कुछ मीठा नहीं बना सकती? क्या इतना भी हमें बहू बेटे के घर में अधिकार नहीं है? तभी बहू की आवाज आती है, माँ जी, अपने ही कमरे में बैठी बैठी आराम फरमाती रहोगी या रसोई में आकर काम में मेरा कुछ हाथ भी बटाओगी? सुबह से कामों में लगी हूँ, लेकिन महारानी बनकर पूरे दिन से कमरे में बैठी हो। मैंने अपनी पिकनिक का खाने पीने का सारा सामान बना लिया, टिफिन भी पैक कर लिया। अब जितने भी बर्तन निकले हैं सब कुछ साफ कर दो, रसोई भी साफ कर देना। 1 घंटे बाद मुझे निकलना है, तब तक सारा काम कर लेना। अब मैं तैयार होने जाती हूँ। इतना कहकर नेहा रसोई से कमरे में चली गई। सुशीला जी ने सारी रसोई साफ कर दी, बर्तन भी धुल दिए। तैयार होकर के नेहा रसोई में आई और सारा खाना टिफिन में पैक कर लिया। सारे खाने को टिफिन में मैं पैक होता देख सुशीला जी कहती हैं, बहू तुमने रसोई का सारा खाना डब्बों में भर लिया है, फिर तुम्हारे ससुर जी और मैं क्या खाऊंगी? माँ जी, वो ताज़ा खाना तो मैंने अपने और राकेश की ट्रिप के लिए बनाया है, तुम्हारे और ससुर जी के लिए नहीं। और वैसे भी इतना चटपटा खाना खाओगे तो फालतू में ही पेट खराब हो जाएगा। कल रात में खिचड़ी बनाई थी, वही बच गई है, फ्रिज में रखी है, गरम करके खा लेना। मेरे पीठ पीछे कुछ भी चटपटा बना कर खाने की जरूरत नहीं है। पेट वेट खराब हो जाएगा तो फिर हमें ही अस्पताल के चक्कर काटने पड़ेंगे। तुम लोगों को तो क्या है, आराम से खा पी कर फुर्सत हो जाते हो, बाद में परेशान हमें होना पड़ता है। देखा नहीं था, पिछली बार पिताजी ने बाहर का एक समोसा खा लिया था, पूरे 100 रुपए की दवाई मंगा कर खिलानी पड़ी थी। बहू की बात सुनकर सुशीला जी चुप हो गईं और मन ही मन सोचने लगी, बहू तो पेट क्या मन भर खाना भी नहीं देती
और एक मेरे पति हैं जो रसोई में हलवा बनाने की बात कह रहे हैं। कैसे हलवा बनाऊं उनके लिए? थोड़ी देर में राकेश कमरे से निकल कर आया और कहता है, नेहा, सारा सामान पैक हो गया, किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी हम कहीं रास्ते में जाते हैं तो तरह तरह की चीज़ें खाने का मन करता है। हाँ हाँ, मैंने तुम्हारी पसंद का सब कुछ बनाया है। छोले भटूरे भी बनाकर पैक कर लिए और साथ ही समोसे भी बनाई है। यह सब बातें कमरे में बैठे हुए रामकिशन जी सुन लेते हैं। आंगन में आकर कहते हैं, क्या बहू तुमने समोसे बनाई है? जरा एक समोसा चखने को तो देना, बहुत मन करता है समोसे खाने का। चिल्लाता हुआ राकेश कहता है, तुम्हारे लिए नहीं बनाई है, हम लोग घूमने जा रहे हैं, उस ट्रिप के लिए समोसे बनाई है। और तुम अपनी जीभ पर थोड़ा लगाम रखा करो, ज़्यादा खा पी कर पेट खराब कर लेते हो। पिछली बार समोसा खाया था, इस बार फिर खाने के लिए कह रहे हो। अब बहू बेटे को यह कौन समझा कि रामकिशन को खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक है। उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी पत्नी से अच्छा अच्छा पकवान बनवाया है, अच्छा अच्छा खाया है, किसी चीज़ के लिए तरस कर नहीं रहे हैं। जब जिस चीज़ को खाने का मन हुआ वह बनवाया और खाया है। लेकिन बहू बेटे के घर में आकर खाने पीने पर इतने बंधन लग गए जिसकी कोई सीमा नहीं थी। जब से आए हैं तब से उबला खाना और खिचड़ी दलिया के अलावा उन्हें कुछ दिया ही नहीं जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे अच्छे खासे इंसान को बीमार बना दिया हो। रामकिशन जी बड़बड़ाने लगते हैं, मैं कोई बीमार नहीं हूँ जो मुझे कुछ भी नहीं खाने देते हो। पिताजी की बात सुनकर राकेश भड़कता हुआ कहता है, माँ, अब तुम ही समझाओ पिताजी को, मैं तो समझा समझा कर थक गया हूँ। अगर मेरे घर में रहना है तो मेरे हिसाब से चलना होगा। अपने हिसाब से खाने पीने की जिद न किया करे। चुपचाप से बहू जो बना कर देती है वही खा लिया करे। और ध्यान रखना, मेरे पीठ पीछे कुछ भी उल्टा सीधा न खाएं, नहीं तो बिस्तर पर पड़े रहना, मैं डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगा। चलो नेहा, हमारे निकलने का समय हो गया है। इतना कहकर बहू बेटे बाहर निकल जाते हैं। किसी को यह याद नहीं है कि आज उनके बूढ़े माता पिता की शादी की सालगिरह है। उन्हें तो बस अपने घूमने से मतलब है। एक बार यह भी नहीं कहा कि आपकी शादी को कितना समय हो गया है। बेटा बहू के घर में रहते हुए भी सुशीला जी और रामकिशन जी को ऐसा लग रहा है जैसे वह किसी अनजान के घर में आ गए हों। परायेपन का एहसास हो रहा है। घर में भी इस तरह से रहते हैं जैसे वह घर अपना न हो करके किसी पराई का हो। हर एक चीज को छूने से डर लगता है। पता नहीं बहू बेटे किस बात पर भड़क जाएं। रसोई में कुछ बनाने से भी डर लगता है। एक कमरा दे दिया है, उसी में पूरा दिन बंद होकर रहना है। घर में कोई मेहमान भी आता है तो हमें बाहर निकलने की परमिशन नहीं है। कभी कभार रामकिशन जी बेटे से कहते भी हैं कि अगर घर में कोई आता है तो हमें बाहर क्यों नहीं निकलने देते हो। तो बेटा कहता है, आपको बोलने की तमीज नहीं है। आप क्या जानो शहर वालों की तरह रहना। शहर में लोग अलग तरह से बात करते हैं और ना तो तुम्हें वह बात समझ आएगी और ना ही तुम उससे ढंग से बात कर पाओगे। और जिस तरह से तुम गांव की भाषा में बात करोगे उससे मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। इससे अच्छा है तुम अपने कमरे में ही बंद रहो। बहू बेटे के इस व्यवहार से सुशीला जी और रामकिशन जी बड़े ही दुखी थे। इसीलिए दोनों लोग यह निर्णय लेते हैं कि अब वह ज्यादा दिन बेटे बहू के घर नहीं रहेंगे, अपने गांव वापस चले जाएंगे। बेटे बहू के पास आए तो अपना बुढ़ापा गुजारने के लिए थे, लेकिन इससे अच्छा तो हमारा गांव है। सुशीला जी कहती हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो। हमने बहू बेटे के पास रहकर देख लिया है, अब और ज्यादा दिन हम इधर नहीं रह सकते हैं। बहू बेटे आ जाएंगे, कल ही हम दोनों से बात करेंगे।
और अपने गांव वापस चलेंगे। रामकिशन जी को फिर से मीठा खाने की भूख उठती है और कहते हैं, सुशीला जाओ, तुम रसोई में देसी घी का हलवा बना कर लाओ। क्या हमारा इतना भी हक नहीं है कि हम बहू बेटे की रसोई से एक प्लेट हलवा बनाकर खा ले? मैं तो आज मीठा खाकर ही रहूंगा। सुशीला जी कहती हैं, क्यों बैठे बिठाए मुसीबत मोल ले रहे हो? जाने देते हैं, जो खिचड़ी फ्रिज में पड़ी है उसी को गर्म करके लाते हैं और हम दोनों खा लेंगे। नहीं भगवान, हमने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए कितने संघर्ष किए हैं। भले ही बेटा यह सब भूल गया हो, लेकिन मैं कतई नहीं भूला हूँ। अरे, उसको पढ़ाने के लिए तुम्हारे जेवर तक गिरवी रख दिए थे, जिनको आज तक नहीं छुड़ा पाया हूँ। तब जाकर बेटा इतना बड़ा सरकारी अफसर बन पाया है। हमारा बेटा एक बड़ा अफसर तो बन गया, लेकिन उसका दिल बड़ा छोटा रह गया। एक लंबी सांस भरकर रामकिशन जी कहते हैं, अब बहू बेटे जो कहेंगे हम देख लेंगे, लेकिन एक प्लेट हलवा जरूर खाकर रहेंगे। रामकिशन जी जिद करने पर सुशीला जी रसोई में गईं और थोड़ा सा देसी घी लेकर हलवा बनाने लगी। हलवे को प्लेट में निकालकर कमरे में लेकर आईं, तभी अचानक से बारिश होने लगी। रामकिशन जी हलवे की प्लेट को हाथ में लेकर कहते हैं, आहा, मजा आ गया, कितने दिनों बाद हलवे को खाऊंगा। तुम भी हलवा खाओ। भगवान, तुमने क्यों रखा हुआ है? खाती हूँ, जरा आंगन में कपड़े पड़े हुए हैं, बारिश होने लगी, उनको उठा लाती हूँ। तब तक थोड़ा सा हलवा ठंडा भी हो जाएगा, फिर खाएंगे। थोड़ी देर में आकर सुशीला जी हलवे की प्लेट हाथ में लेती हैं कि दरवाजे पर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। सुशीला जी जाकर दरवाजा खोलती हैं तो सामने बहू बेटे को खड़ा हुआ देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। पूरे घर में देसी घी के हलवे की महक भरी हुई है। नेहा आश्चर्य से सुशीला जी की तरफ देखती है और कहती है, घर में देसी घी के हलवे की खुशबू आ रही है। क्या तुमने घर में हलवा बनाया है? हमारे पीठ पीछे चोरी चुपके हलवा बनाकर खा रही थी। भाग कर नेहा रसोई में गई तो देखा गैस पर कढ़ाई रखी है और उसमें हलवा बनाया गया है। इधर सुशीला जी बेटे से कहती हैं, बेटा तुम तो अपने ट्रिप पर जाने वाले थे, फिर अचानक से वापस कैसे आ गए? मेरी बस छूट गई, मैं थोड़ा लेट हो गया था, इसीलिए घर वापस चला आ गया। लेकिन अच्छा हुआ कि मेरी बस छूट गई, कम से कम पता तो चला कि तुम लोग बहू बेटे के घर में पीठ पीछे किस तरह से चोरी चोरी बनाकर खाते हो, वरना मुझे तो यह सब पता ही नहीं चलता। आंखें तरेड़ते हुए राकेश कहता है, बेटा ऐसी बात नहीं है, दरअसल आज हमारी शादी की सालगिरह थी और तुम्हारे पिताजी का हलवा खाने का बहुत मन हो रहा था, इसीलिए मैंने हलवा बनाकर दे दिया। तो पिताजी का तो किसी न किसी चीज के लिए मन चलता ही रहता है, कभी हलवा खाना है तो कभी समोसा खाना है। मैंने तुमसे पहले ही मना किया था कि उनकी किसी भी बात को मत सुनना। बेटे की बात सुनकर सुशीला जी को बहुत डर लग रहा है कि अब पता नहीं बेटा बहू घर में क्या बवाल करेंगे। एक प्लेट हलवे के लिए कितना कुछ सुनना पड़ेगा। सभी लोग कमरे में पहुंच गए, जहां रामकिशन जी बड़े ही सुकून के साथ हलवे को खा रहे हैं। बहू रामकिशन जी के हाथ से हलवे की प्लेट को छीनकर बाहर आंगन में फेंक देती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे घर में देसी घी का हलवा बनाकर खाने का शौक है तो वापस अपने गांव चले जाओ, हम तुम्हें देसी घी का हलवा बनाकर नहीं खिला पाएंगे। बहू की इस हरकत को देखकर रामकिशन जी स्तब्ध रह गए। पास में रखी हुई सुशीला जी की प्लेट को उठाकर बेटा बाहर फेंक देता है। बड़े आए देसी घी का हलवा खाने वाले घर में घी का डिब्बा भरा देखा नहीं कि हलवा बनाने लगी। अब तो मुझे अपनी रसोई में भी घी के डिब्बे को छुपा कर रखना पड़ेगा, रसोई में ताला लगाना पड़ेगा। रामकिशन से यह सब बस बहुत हुआ बेटा, बहुत सुन लिया, बहुत रह लिया, लेकिन अब और नहीं।
सोचा था बुढ़ापे पर अपने गांव का सब कुछ बेचकर बहू बेटी के पास जाकर आराम से रहेंगे। तुम्हारी माँ पूरी जिंदगी काम किया है तो अब वह भी आराम से बैठकर खाएगी, लेकिन नहीं, इधर आराम से खाना तो दूर, पेट भर खाना भी नहीं देते हो तुम लोग। इससे अच्छा तो हमारा गांव था, पसंद की चीज बनाते थे और खाते थे। जिस बेटे को पढ़ाने लिखाने में इतना पैसा खर्च किया, गांव में सभी लोग मुझसे यही कहते थे, तुम्हारा बेटा तो पढ़ लिख कर सरकारी अफसर बन गया है, अब तुम्हें किस बात की चिंता, आराम से बहू बेटी के पास जाओ और उनके पास सुकून से अपने बुढ़ापे को काटो। इधर गांव में अकेले रहकर क्या कर रहे हो? काकी को भी आराम दो, पूरी जिंदगी उन्होंने काम किया है। सभी लोगों की बात मानकर मैं यही सोचकर बेटे बहू के पास शहर आया था कि सुशीला को भी आराम मिलेगा और मैं भी अब बहू बेटी के पास आराम से रहूंगा। लेकिन अब नहीं रहना है तुम लोगों के पास। सुशीला, अपना सामान निकाल कर बैग में भरो, हम आज ही गांव चलते हैं। सुशीला जी बैग में सामान भर लेती हैं और कहती हैं, ठीक है जी, बहू बेटों के पास रहने से तो अच्छा है कि हम अपने गांव में ही सही थे। बहू हाथ से बैग छुड़ाती हुई कहती है, जाने से पहले अपना बैग चेक कराओ, पता नहीं मेरे घर से क्या क्या सामान चोरी करके ले जा रही होगी। और पूरे बैग का सामान निकाल कर बाहर बिखेर देती है। बहू बेटे के ऐसे व्यवहार को देखकर सुशीला जी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। बहू जब उनका बैग चेक कर रही थी तो उनका दिल चीख चीख कर रो रहा था। बेटा भी चुपचाप खड़ा देख रहा है। यह नहीं कह रहा है कि मेरी माँ कोई चोर नहीं है जो तुम्हारे घर का सामान चुरा ले जाएगी, बल्कि चुपचाप खड़ा देख रहा है। सुशीला जी कहती हैं, बहू देख लिया मेरा सामान, कुछ मिला क्या तुम्हें? मैं कोई चोर नहीं हूँ जो तुम्हारे घर का सामान चुरा कर ले जाऊंगी। हाँ माँ जी, देखना पड़ता है। जब तुम रसोई में चोरी छिपे देसी घी का हलवा बना सकती हो तो मेरे घर से कीमती सामान भी चुरा कर ले जा सकती हो। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? बैग में सामान भरो और निकल जाओ। इतना अपमान सुशीला जी ने जिंदगी में पहले कभी नहीं सहा था। अपमान का घुट पीकर दोनों पति पत्नी गांव के लिए निकल पड़े। पूरे रास्ते दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। सुशीला जी की आंखों में पूरे रास्ते आंसू भरे रहे। बेटे बहू की बातों को सोच सोच कर वह रोती रही। रो रो कर आंखें लाल पड़ गई। अरे भगवान, क्या अपना तबीयत खराब कर लोगी? बेटे बहू ने हमें घर से बेइज्जत करके निकाला है। ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। अब पूरी जिंदगी हम बेटे बहू के घर कभी नहीं जाएंगे, उन दोनों की शक्ल भी नहीं देखेंगे। गांव में मरते मर जाएंगे, लेकिन बेटे बहू का आसरा कभी नहीं ताकेंगे। गांव आने के कितने दिनों तक सुशीला जी किसी से बात नहीं करती। बात बात पर उनकी आंखों में बहू बेटे की बातों को याद करके आंसू भर आते हैं। सोचते सोचते सुशीला जी की तबीयत खराब हो गई। बड़ी मुश्किल से राम किशन जी सुशीला जी को संभालते हैं और उन्हें समझाकर तसल्ली देते हैं। धीरे धीरे दोनों ने अपने मन को समझा लिया कि अब बुढ़ापे पर हम दोनों ही एक दूसरे के लिए पर्याप्त हैं। हमें किसी का सहारा नहीं चाहिए। राम किशन की गांव में जो जमीन है उसको वह बटाई पर देने लगे। बटाई से जो पैसे आते उसे अपना घर चलाने लगे। लेकिन सबका समय एक जैसा नहीं रहता। समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है। इधर राम किशन जी और सुशीला जी आराम से अपने गांव में रहने लगे। खेती के जितने भी पैसे आते वह पैसे उनके लिए पर्याप्त होते, बल्कि कुछ पैसे बच भी जाते। इसी तरह से पूरे 2 साल निकल गए। कुछ पैसे जोड़कर उन्होंने घर में 2 पक्के कमरे भी बनवा लिए और सारी सुख सुविधा अपने घर में इकट्ठी कर ली। वैसे भी उनकी ज्यादा रिक्वायरमेंट तो थी नहीं, लेकिन गांव के हिसाब से उन्होंने अपने घर में टीवी, फ्रिज, सारी चीजें खरीद ली थी। कमरे में एक कूलर लगवा लिया। सुशीला जी की रसोई में किसी चीज की कमी नहीं है। घी, तेल, शक्कर, मेवा से लेकर सारी चीज भरी पड़ी है।
अगर कुछ कम भी हो जाता तो राम किशन जी फटाफट से खरीद कर ले आते हैं। आखिरकार उन्हें खाने का शौक जो ठहरा और सुशीला जी को भी खाना बनाने का बड़ा शौक था। आराम से दोनों अपनी जिंदगी बिताने लगे। लेकिन इन 2 सालों में बहू बेटे के पास भी सब कुछ बदल गया था। बेटा सरकारी विभाग में अफसर था, ऊपरी आमदनी भी बहुत ज्यादा हो जाती थी। एक दिन उसके घर पर छापा पड़ गया। कुछ गलत कामों में पकड़े जाने की वजह से राकेश की नौकरी चली गई। यहाँ तक घर भी खाली करना पड़ा। जैसे तैसे 2-3 महीने उन्होंने बचे हुए पैसों से अपने खर्च चलाए। खर्चे तो पहले ही हाई फाई थे, तो एकदम से लगाम तो खर्चों के ऊपर लग नहीं सकती थी। इसीलिए उनके पास जो भी पैसा इकट्ठा था वह कुछ महीनों में खत्म हो जाता है। दूसरी जगह नौकरी के लिए हाथ पैर मारता है, लेकिन इतनी आसानी से उसे नौकरी नहीं मिलती है। नेहा कहती है, तुम्हारी नौकरी को गए हुए 5 महीने हो गए। घर में जितने पैसे थे वह भी खत्म हो गए, जितने अकाउंट में थे वह भी खत्म हो गए। अब आगे का खर्चा किस तरह से चलेगा? एक काम करो, हमारी जो एफडी है उसे तोड़वा कर कुछ बिजनेस ही शुरू कर दो। कम से कम हमारे घर के खर्चे का तो काम चलेगा। और अब एक छोटा सा बच्चा भी है, इसके भी खर्च बढ़ गए हैं। आगे जाकर इसके स्कूल की फीस भी भरनी पड़ेगी। हम किस तरह से अपना खर्च चलाएंगे? हाँ नेहा, तुम ठीक कह रही हो। हम एफडी तोड़वा कर एक दुकान डाल देते हैं। लेकिन शायद किस्मत को यह भी मंजूर नहीं था। दुकान डाल तो दिया, लेकिन कभी बिजनेस किया नहीं था। बिजनेस की बारीकियां उसे पता नहीं थी। कुछ गलतियां कर दी, जिसकी वजह से राकेश का बिजनेस भी न चला। उसे घाटा हो गया और अंत में दुकान बंद करनी पड़ी। अब उसके पास ना तो एफडी के पैसे हैं, ना घर है और ना ही नौकरी। ऐसे में शहर में रहना आसान नहीं होता है। चारों तरफ हाथ पैर मार लिया, किसी ने उसे एक पैसा नहीं दिया। अंत में दोनों फैसला लेते हैं कि तुम्हारे माता पिता के घर गांव चलते हैं। गांव में खेत भी है, उसी को बेचकर हम फिर से कुछ नया बिजनेस करेंगे। बहुत सोच विचार करने के बाद नेहा और राकेश गांव आने के लिए चल पड़ते हैं। रात का समय है। राम किशन जी और सुशीला जी खाना बनाकर खाने के लिए बैठे ही थे कि दरवाजे पर किसी के आने की आहट सुनाई देती है। सुशीला जी आकर दरवाजा खोलती हैं तो देखती हैं दरवाजे के सामने बहू बेटा खड़े हुए हैं और बहू की गोदी में एक छोटा सा बच्चा भी है। सुशीला जी कहती हैं, आज कैसे रास्ता भूल गए? बूढ़े माता पिता के घर का कैसे याद आ गई? आज तुम लोगों को हमारे घर की? क्यों माँ, क्या हम अपने ही घर में नहीं आ सकते? अब अपने ही घर में आने के लिए भी हमें पूछना पड़ेगा। सामान को आंगन में रखता हुआ बेटा कहता है और आकर आंगन में पड़ी हुई चारपाई पर मुंह लटका कर बैठ जाता है। उधर ही कुर्सी पर नेहा भी बैठ जाती है। सुशीला जी समझ जाती हैं कि बहू बेटे किसी न तो स्वार्थ की वजह से हमारे पास आए हैं, वरना आज उन दोनों के घर से आए हुए हमें 2 साल बीत गए। घर पर आना तो दूर, फोन करके एक बार हम दोनों की खबर भी नहीं ली थी। फिर अचानक से हम लोगों के पास कैसे आ गए? सुशीला जी अपने पति से कहती हैं, आपका खाना परोस दिया है, खा लीजिए। बैठे बैठे क्या देख रहे हो? राम किशन जी अपना खाना खा लेते हैं। सुशीला जी भी अपना खाना खाने लगती हैं तो राकेश भड़कता हुआ कहता है, क्या माँ तुम्हारे घर पर आई हैं और हम लोगों को खाने के लिए भी पूछा नहीं? पूछे बिना ही तुम लोगों ने खाना खा लिया, ऐसा भी कहीं होता है क्या? क्यों बेटा, जिस दिन तुम्हारे घर हम आए थे उस दिन तुम लोगों ने भी तो हमारे खाने के लिए कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि तुम दोनों को अपने ऑफिस की पार्टी में जाना था और पार्टी में जाने से पहले हमसे साफ साफ कहकर गए थे कि रास्ते में जो पूरियां बना कर लाई हो उन्हीं को खा लेना। आज खाना नहीं बनेगा तो क्या तुम लोग अपने रास्ते के लिए कुछ बनाकर नहीं लाए थे? जो कुछ बनाकर लाए हो वही खा लेना। अब जो भी होगा कल ही होगा, आज की रसोई तो बन गई है।
इतना कहकर सुशीला जी बहू बेटे से बिना बात किए ही अपने कमरे में चली गई। इधर बहू बेटे माँ के व्यवहार को देखकर कुछ कह ना सके, चुपचाप से कमरे में जाकर सो गए। सुबह जब बहू बेटा सोकर उठे तो उन्हें पूरे घर में देसी घी के हलवे की महक आ रही थी। नेहा कहती है, देखो हमारे कैसे हालत चल रहे हैं और तुम्हारी माँ देसी घी का हलवा बनाकर खा रही है। हमसे कल रात में यह तक नहीं पूछा कि तुम लोग अचानक से क्यों आए हो, क्या वजह है आने की। रसोई की खिड़की के पास खड़ी हुई सुशीला जी बहू बेटे की बातों को सुन लेती हैं और कहती हैं, वह तो मैं पहले ही समझ रही थी कि तुम लोग बिना स्वार्थ के हमारे पास नहीं आ सकते हो। कोई न कोई वजह होगी जो तुम्हें हमारे पास खींच कर लाई है, वरना अपने बूढ़े माता पिता से मिलने के लिए तुम नहीं आ सकते हो। इतना तो मैं समझ गई थी। क्या माँ, तुम भी फालतू की बातें करती हो? तुम्हारा बेटा 2 साल बाद घर आया है और तुमने ढंग से बात भी नहीं की, खाने पीने के लिए भी नहीं पूछा। बेटा, जब तुम्हारे घर में थी तो तुम हमसे कितना ढंग से बात करते थे। एक कमरे से हमें बाहर भी नहीं निकलने देते थे और हमने तुम्हें नहीं बुलाया है, तुम अपनी मर्जी से आए हो। रामकिशन जी आंगन में आकर बैठ गए और कहते हैं, भगवान, लगता है आज तुम मेरे लिए देसी घी का हलवा बना रही हो। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, जल्दी से लेकर आओ, आज देसी घी के हलवे का नाश्ता किया जाएगा। सुशीला जी आंगन में आती हैं और कहती हैं, आज देसी घी का हलवा नहीं, मैंने आपके लिए बादाम का स्पेशल हलवा बनाया है और आज तो आस पड़ोस को भी खिलाऊंगी। आपका जन्मदिन जो है, यह लो, पेट भर के बादाम का हलवा खाओ। अब तो यह हमारा घर है, चाहे देसी घी का खाओ चाहे बादाम का खाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। यह बहू बेटी का घर थोड़े है जहाँ हलवे की प्लेट हाथ से छुड़ाकर आंगन में फेंक दी जाए। यह तो हमारा घर है, हम हक से हलवा खाएंगे और वह भी बादाम का। माँ के बदले हुए तेवर देखकर बहू बेटे दंग थे। जो माँ उनके पास बोलती नहीं थी, आज माँ ने उन दोनों की बोलती बंद कर दी। दोनों को समझ में आ गया था कि माँ पिताजी हम लोगों से नाराज होकर आए थे और हमें इन लोगों से पैसे चाहिए। खेत बेचना है तो आराम से ही काम लेना पड़ेगा। अपने व्यवहार में नर्मता लाते हुए राकेश कहता है, क्या माँ, आप पिताजी को ही बादाम का हलवा खिलाओगी? मेरे लिए नहीं बनाया क्या? मैं भी तो आपका बेटा हूँ, मुझे भी बादाम का हलवा खिलाओ। बेटा, हम तुम्हें बादाम का हलवा नहीं खिला सकते क्योंकि तुम तो खुद ही एक इतने बड़े सरकारी अफसर हो, तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं है। अपने पैसों से बादाम मंगाकर तुम चाहे हलवा बनाकर खाओ चाहे बर्फी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बादाम के हलवे को तुम हाथ भी मत लगा लेना। यह तो मैंने अपने पति के लिए बनाया है, हटो पड़ोसी को देकर आती हूँ, उन्हें मेरे हाथ का बना हुआ हलवा बहुत पसंद है। माँ की बात सुनकर राकेश और नेहा दोनों ही तिलमिला जाते हैं और भड़कते हुए कहते हैं, माँ, हम घुमा फिरा कर बात नहीं करते हैं, सीधा सीधा बात करते हैं। दरअसल मेरी नौकरी चली गई है, हमारे पास जितने पैसे थे वह भी खर्च हो गए हैं। ना अब हमारे पास नौकरी है और ना ही शहर का घर है। बिजनेस भी किया था, उसमें भी घाटा हो गया है, इसीलिए हम गांव की जमीन को लेने आए हैं। उसको बेचकर हम अपना कुछ नया बिजनेस करेंगे जिससे हम अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सके और पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बना सके। हंसते हुए सुशीला जी कहती हैं, बेटा, अच्छा इंसान पढ़ने लिखने से नहीं बल्कि अच्छे कर्म और नियत से होता है। मैंने ऐसे बहुत से इंसान देखे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन बहुत ही अच्छे हैं। अब मैंने ही तुम्हें पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ी गलती कर दी। भले ही तू बड़ा अफसर बन गया था लेकिन तू एक अच्छा इंसान नहीं बन सका। इस बात का अफसोस मुझे पूरी जिंदगी रहेगा। और अगर तू अपने बच्चों को अपनी तरह बनाना चाहता है, ज्यादा अच्छा है तेरे जैसे पढ़े लिखे होने से
तो अनपढ़ लोग बढ़िया है। माँ की बात का बहू बेटे के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन माँ, इस घर की जमीन में मेरा भी हक है। आप कुछ भी कह लें, लेकिन इस बात को इनकार नहीं कर सकती हो। हक तो बेटा मेरा तुम्हारे घर पर भी था, लेकिन नहीं सोचा था एक प्लेट हलवा खाने से तुम्हारा कुछ घट नहीं जाता। उस समय पर तुम्हारी यह सोच कहाँ गई थी? मैं घर की जमीन किसी अनाथ आश्रम में दे दूंगी, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगी। जब तक हम दोनों जिंदा हैं, तब तक उस जमीन के पैसों से अपने बुढ़ापे का घर चलाएंगे, और हमारे जाने के बाद दान में चले जाएगा यह घर। तो यह उम्मीद लगाना छोड़ दो कि हम तुम्हें अपनी जमीन का 1 इंच भी देंगे। जैसे आए थे वैसे ही मेरे घर से निकल जाओ। सुशीला जी अपने घर और जमीन का एक टुकड़ा भी बहू बेटे को देने से साफ साफ इनकार कर देती हैं। नाराज होकर बहू बेटा माँ को भला बुरा कहकर जाने लगते हैं। तो पीछे से सुशीला जी कहती हैं, बहू जाने से पहले अपना बैग चेक करवा लो। सक पकाती हुई बहू कहती हैं, क्या माँ जी, आपने मुझे चोर समझ रखा है क्या, जो आप मेरा बैग चेक कर रही हो? और फिर तुम्हारे घर में है ही क्या चोरी करने लायक जो मैं लेकर चल जाऊंगी? बहू, घर में कुछ हो या ना हो, लेकिन दिल में अपमान की एक टीस है। इस अपमान को लेकर मैं पूरी जिंदगी जी नहीं सकती। इतना कहकर सुशीला जी बैग के पास जाती जरूर हैं, लेकिन खोलती नहीं और कहती हैं, जाओ, मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ, मुझे तुम्हारा बैग चेक नहीं करना। मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा है कि किसी के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाऊं। मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ। आंगन में खड़े हुए राकेश और नेहा को अपने पुराने कर्मों की याद आ गई। लेकिन यही तो ईश्वर का न्याय है, जो जैसा करता है वह वैसा पाता है। जो इंसान अपने माता पिता की इज्जत नहीं कर सकता, मान सम्मान नहीं दे सकता, तो वह जिंदगी में तरक्की भी नहीं कर सकता। तभी रामकिशन जी आवाज देते हैं, अरे भगवान, जल्दी आ जाओ, तुम्हारा बादाम का हलवा ठंडा हो रहा है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और प्लीज चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।